शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज डेली, जहां आवाज भी जनता की है और सवाल भी जनता की है। आज की इन 50 खबरों में 4 ऐसी खबरें हैं जो सीधे आपकी नौकरी, आपकी कमाई और आपके अधिकारों से जुड़ी हैं, जिसको बड़े चैनल दबा देते हैं, मगर बीकेएम न्यूज हमेशा सामने लाता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट में बताइए आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए आज के मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने आज गुजरात के गांधीनगर में द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। जर्मन चांसलर मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 सालों और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के विशेष मौके पर हुई। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और शिक्षा क्षेत्र प्रमुख हैं। पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग न केवल दोनों राष्ट्रों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हमने आर्थिक साझेदारी को लिमिटलेस बनाने का फैसला किया है, जिसमें रक्षा, स्पेस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। तमिल गायत्री कजगम चीफ व एक्टर विजय करूर से भगदड़ मामले में ने आज घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में पार्टी के कई पदाधिकारियों से पहले भी पूछताछ की है। सोमवार को पूछताछ के दौरान विजय ने जो जवाब दिया, उसकी जांच करने के बाद सीबीआई इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने पर फैसला लेगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने एसआईटी से यह मामला अपने हाथ में ले लिया था और वह सबूत जुटा रही है। दरअसल तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों हुई भगदड़ मामले में एक्टर व टीवी के चीफ विजय नई दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। इससे पहले तमिल गायत्री कजगम के कुछ और लीडर्स के भी बयान सीबीआई ने दर्ज किए। बता दें कि तमिलनाडु के करूर जिले में एक राजनीतिक रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी। ये घटना 27 सितंबर 2025 को तब हुई जब अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान भारी भीड़ उनके काफिले को देखने के लिए उमड़ पड़ी। इस भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हुई, जबकि लगभग 100 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एड ने ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। ये मामला 3 एड अधिकारियों को डराए और धमकाए जाने का है। ईडी का कहना है कि कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। ये याचिका पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर की गई है। ईडी के 3 अधिकारी जो कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में थे, की ओर से यह याचिका दायर की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एड द्वारा दायर याचिका में ममता बनर्जी और कई अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी ने तलाशी में बाधा डाली। करीब 742 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में 8 जनवरी की तलाशी में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और सीपी मनोज वर्मा के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर जांच कराई जाए। महाराष्ट्र सरकार दिसंबर और जनवरी की किस्त मकर संक्रांति के महापर्व पर लाडली बहनों के खाते में जमा करने वाली है। यह कुल रकम 3000 रुपए है। कांग्रेस पार्टी ने इस किस्त पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को खत लिखा है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि 15 तारीख को मतदान होने वाला है और उसके पहले महिलाओं को इस तरह से पैसे देना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में पैसे जमा होने वाले हैं। ऐसा करने से लाभार्थी महिलाएं सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकती हैं। ये एक तरह से सरकारी घूस है। कांग्रेस ने कहा कि हम लाडली बहन योजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लाडली बहन योजना की किस्त मतदान के बाद लाभार्थी महिलाओं के खाते में जमा की जाए। कांग्रेस पार्टी के शिकायत पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को आज सुबह 11 बजे तक सरकार का रुख साफ करने के लिए कहा है।
भारत सरकार का रेल मंत्रालय देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को लॉन्च करने की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हावड़ा जंक्शन से असम के गुवाहाटी कामाख्या जंक्शन के बीच चलाई जाएगी। ये ट्रेन उत्तर पूर्वी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। रात रात की यात्रा करने वाली ये ट्रेन 14 घंटे में 968 किमी की दूरी तय करेगी। भारतीय की आज भारत के बीच के बारे परिवार को सामने बनाने के बारे की ओटसू संभवर के एक मोरडास के इस्मान रेल के इतिहास की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता के हावड़ा जंक्शन और गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन के बीच चलाई जाएगी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आम लोगों की सुविधा पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस ट्रेन में वाईपी या इमरजेंसी कोटा नहीं चलेगा। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि रेलवे के टॉप और सीनियर अधिकारियों को इस ट्रेन में अपने ट्रैवल पास का इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर के लिए यात्रियों को सिर्फ कंफर्म टिकट ही जारी की जाएगी। इसमें वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट की अनुमति भी नहीं होगी। यूपी की योगी सरकार ने 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। योगी सरकार ने मकर संक्रांति की वजह से 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बता दें कि इस बार देश में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इसे पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। दरअसल जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। ऐसे में सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इस त्योहार को लेकर यह भी माना जाता है कि यह सर्दी के अंत का प्रतीक। इसके बाद ही बसंत का आगमन होता है। अंकिता भंडारी के नाम पर आज उत्तराखंड की सड़कों पर जो दिखा वो जनाक्रोश नहीं बल्कि राजनीति थी। कांग्रेस द्वारा बुलाया गया उत्तराखंड बंद पूरी तरह असफल रहा। न जनता साथ आई, न व्यापारियों ने समर्थन दिया और न ही जमीनी हकीकत कांग्रेस के दावों के साथ खड़ी दिखी। कांग्रेस ने इस बंद को न्याय की आवाज बताया, लेकिन सवाल यही है कि जब सीबीआई जांच की संस्तुति पहले ही दी जा चुकी थी तो फिर बंद किस बात का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंकिता भंडारी के माता पिता के अनुरोध पर सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बाद कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने साफ कर दिया था कि अब बंद का कोई औचित्य नहीं बचता। संगठनों का स्पष्ट मत था कि जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब सड़कों पर दबाव की राजनीति करना गलत है। चांदी की कीमतों में 15 शून्य रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई और यह 2.65 शून्य रुपये प्रति किलोग्राम के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और सोना भी बढ़कर एक 600 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो ग्लोबल बाजारों में मजबूत बढ़त को दिखाता है। ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता में विद्रोह काफी तेज हो चुका है। देशव्यापी प्रदर्शन राजधानी तेहरान और देश के दूसरे बड़े शहरों में भी फैल गए। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। अमेरिका की एक मानवाधिकार संस्था ने यह जानकारी दी। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। इस दौरान 10,670 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन के मद्देनजर ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे प्रदर्शन का वास्तविक अनुमान लगाने में मुश्किल आ रही है। हाल ही में लॉन्च किए गए PSLV C-62 मिशन को लॉन्च यान में तकनीकी समस्याओं के कारण असफल घोषित किए जाने के बाद इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर S वेंकटेश्वर शर्मा ने मिशन के उद्देश्यों और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के व्यापक रोड मैप पर गहन जानकारी साझा की है। 44.4 मीटर ऊंचे और 260 टन वजनी 4 चरणों वाला रॉकेट PSLV C-62 2026 का पहला मिशन था। इस झटके के बावजूद डॉक्टर
शर्मा ने इस वाहन के पीछे की इंजीनियरिंग पर जोर डाला, जिसमें EOSN, एक उपग्रह और कई सहयात्रियों को कक्षा में पहुंचाने के लिए सॉलिड एंड लिक्विड फेज के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया था। इस मिशन का प्राथमिक पेलोड EOSNEC अन्वेषा उपग्रह था, जो इसरो और DRDO का संयुक्त उद्यम है। रणनीतिक और नागरिक दोनों क्षेत्रों की सेवा के लिए निर्मित इस उपग्रह को हाई रिजोल्यूशन मानचित्रण, पर्यावरण निगरानी और सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। ईरान में सत्ता के खिलाफ जारी देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान में लगभग 2 सप्ताह से जारी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और दमन की कार्रवाई में अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 16 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 10,681 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में मरने वालों में 490 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के जवान शामिल है। हालांकि ईरान सरकार मरने वालों के आंकड़े जारी नहीं कर रही। इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर हमले के लिए ऐसे टारगेट चुनेंगे जिसके बारे वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब हमारी मिलिट्री इस बारे में विचार कर रही है और हम जल्द ठोस फैसला करेंगे।